आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो प्रमुख विचारक हैं, पश्चिमी विचारक और भारतीय विचारक। पश्चिमी विचारक हमको 3 पढ़ना है और भारतीय विचारक हम लोग का 4 हैं। पश्चिमी विचारक 3 को ही मात्र पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु और कार्ल मार्क्स। हम लोग जानते हैं कि एकेडमी का शुरुआत प्लेटो ने किया, है ना। और हम लोग जानते हैं कि अरस्तु सिकंदर महान का गुरु रहे हैं और कार्ल मार्क्स वर्ग समाज के विहीन वर्ग समाज चाहते हैं, न ज्यादा ऊंचा और न ज्यादा नीचा। उनका कहनाम है कि गरीबी का शोषण करने वाला जो अमीरी व्यक्ति है इसको भी समतुल्य होना चाहिए। ये किनका कहनाम था? मार्क्स का, है ना, कार्ल मार्क्स का। तो हम लोग 4 भारतीय विचारक और 3 पश्चिमी विचारक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। उसमें कितना नॉलेज है आपको? आज लगभग 300 प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर के आया हूं। आप भी देखिए आप कितना सही कर पाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 2 का एमसीक्यू कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन हम लोग सही कर पाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? हम लोग पढ़े थे कि प्लेटो कहता है कि साम्यवादी समाज होना चाहिए, आदर्श राजा होना चाहिए, है ना। तो वे कहते थे कि उच्च शिक्षा व्यापारी वर्ग को नहीं, उत्पादक वर्ग को नहीं, है ना, पादरी वर्ग को नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा जो है संरक्षक वर्ग को चाहिए और संरक्षक से भी उच्च शिक्षा आदर्श राजा को चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था आप लोग जानते हैं, साम्यवादी व्यवस्था उसको कहा जाता है जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करते हुए कोई संपत्ति का अधिकार ना रखता हो, कोई संपत्ति ना रखता हो, अपने साथ पत्नी ना रखता हो, अपने साथ परिवार ना रखता हो, उसको साम्यवादी कहते हैं। तो प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए कहा था? प्लेटो ने किसको कहा था कि अपना पत्नी नहीं रखना है, अपना परिवार नहीं रखना है, अपने पास किसी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना है? तो प्लेटो किसको कहे थे? ये संरक्षक वर्ग के लिए कहे थे। वे कहे थे कि संरक्षक और राजा जो है, आदर्श राजा, ये दोनों को साम्यवादी होना चाहिए, इन्हें संपत्ति परिवार नहीं रखना चाहिए। तो प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए कहा था? तो संरक्षक वर्ग के लिए कहा था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया? किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया? तो प्लेटो कहते थे कि संरक्षक और राजा को संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है। तो वे कहते थे कि उत्पादक वर्ग संपत्ति रख सकता है, यह बहुत लोभी होता है, इसका पेट कभी भर नहीं सकता। यह कहनाम किसका था? प्लेटो का। तो तीसरा का आंसर सही कौन सा हो जाएगा? बी, है ना। आप लोग भी करिए और बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा ना हो। अच्छी बात है। दार्शनिक राजा की बात करने वाला विचारक कौन थे? तो दार्शनिक राजा का बात करने वाला विचारक प्लेटो थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारे नगर राज्य का कष्ट तब तक अंत नहीं होगा जब तक आदर्श राजा नहीं होगा, है ना। इस विश्व की राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन किसका है? तो आदर्श राजा की बात करने वाला व्यक्ति कौन थे? प्लेटो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य है ना। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का क्या तात्पर्य है? मतलब दार्शनिक राजा हो, इसके कहने का मतलब प्लेटो का क्या है? विधि का शासन, माने नियम रूल से शासन? नहीं। दार्शनिक का शासन कि कुलीन का शासन कि विवेक का शासन? तो दार्शनिक राजा कहने का मतलब कि विवेक का शासन होना चाहिए, है ना। जो जितना ज्यादा तेज होगा, नॉलेजेबल होगा, 50 वर्ष पढ़ेगा, 35 साल के बाद 15 साल राजा की पढ़ाई पढ़ेगा, है ना, वह दार्शनिक होगा।
तो दार्शनिक राजा का मतलब है विवेक का शासन, यानी कि 5 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज की विवेचना की है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्लेटो ने किस कृति में, ठीक है, मतलब किस कृति का मतलब है कि किस पुस्तक में, किस रचना में उन्होंने उप आदर्श राजा की विवेचना की है, मतलब उसके बारे में लिखा है ना। तो देखिए प्लेटो का सबसे अच्छा पुस्तक रिपब्लिक है, मानते हैं, लेकिन विधि का शासन और विवेक का विवेचना का बात इन्होंने द लॉज में किया है ना। इनका पुस्तक लॉज भी था, स्टेटमेंट भी था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी। प्लेटो ने अपने किस कृति में उप आदर्श की विवेचना की है? तो उप आदर्श में ही इन्होंने बताया था कि हमारे राज्य में प्रजा की संख्या, है ना, कितना होना चाहिए? 5040 होना चाहिए, ठीक है। उप आदर्श में ही इन्होंने अपने कृति का राज्य का विवेचना किया था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितने जनसंख्या बतलाई गई है? हाँ सही क्वेश्चन है। प्लेटो ने उप आदर्श में राज्य में कितनी जनसंख्या बताई है? तो 5040। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला है। प्लेटो उप आदर्श राज्य में क्या कहा है? जो पुस्तक लॉज में हो, फिर क्या मानते हैं? विवेक का शासन, दार्शनिक राजा का शासन, कानून की सत्ता कि जनता का शासन? तो प्लेट उप आदर्श राज्य की आधारशिला, उप आदर्श राज्य में इन्होंने कहा कि फिर कानून की सत्ता होना चाहिए, ठीक है। कानून की सत्ता माना था किसमें? उप आदर्श में। पर शुरुआत में प्लेटो ने कहा था कि कोई भी हमारे राज्य में ना किसी तरह का दंड और कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में ये वाली बात उन्होंने रिपब्लिक में किया था, ठीक है। लेकिन जब समय हुआ, फिर अगला पुस्तक उन्होंने उप आदर्श राज की जब किया द लॉज में, तो उन्होंने फिर कानून की बात मान ली थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सो है, सो कौन सा हो जाएगा? कानून की सत्ता, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप कितना सही कर पा रहे हैं आप एक बार देखिएगा, जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए। प्लेटो की जीवनी सुनिए, प्लेटो की कहानी पढ़िए, प्लेटो के बारे में पढ़िए, आपको जरूर सवाल पकड़ाएगा। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है? किस विचारक को इतिहास का प्रथम फासिस्ट कहा गया है? माने कौन सा ऐसा विचारक थे जो प्रथम इतिहास के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में कहा गया है? तो वह व्यक्ति कौन सा हो जाएंगे? प्लेटो, है ना। इनसे पहले भी इनका, प्लेटो का गुरु कौन रहे हैं? सुकरात, है ना। सुकरात का चेला रहे हैं प्लेटो, और प्लेटो का चेला कौन रहे हैं? अरस्तु। कौन रहे हैं? अरस्तु। अरस्तु का चेला कौन रहे हैं? सिकंदर महान, ठीक है। जो जीतेगा वही सिकंदर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। क्या कहता है? प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है ना। प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? सामान्य इच्छा का विचार, आदर्श राज्य का विचार, संविधानों का वर्गीकरण कि जन सहमति का सिद्धांत? तो प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? तो प्लेटो जो है क्या चाहते हैं? तो प्लेटो एक आदर्श राज्य की बात करते हैं ना। राजा कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। तो आदर्श राज्य का बात तो यही करता है, और आदर्श राज्य में कोई भी दंड का बात नहीं किया गया है। कोई दंड नहीं होगा, सब कुछ आराम से होंगे, लोग अपने कर्म से खुद बढ़ जाए, इससे बड़ा न्याय और कुछ नहीं हो सकता। तो 10 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। प्लेटो ने किस विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा? प्लेटो ने नहीं, मैक्सी ने किस विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा? राजनीतिक वैज्ञानिक किसको कहा गया है? तो राजनीतिक वैज्ञानिक किनको कहा गया? मैक्सी ने किसको कहा है ना। मैक्स वेबर जो
तानाशाही का नौकरशाही शब्द को जिसने दिया वे वैज्ञानिक सबसे पहले किसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक किनको कहा गया है? अरस्तु को। यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। मैक्सी ने राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको कहा है? अरस्तु के कहे हैं। यानी हमारा 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेसोडेनिया के राजा फिलिपी ने किसको सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेसोडेनिया के जो राजा थे फिलिप, है ना, और फिलिप कौन है? सिकंदर के पिताजी हैं। तो ये आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये तो पूछा नहीं जाएगा। सिकंदर के पिता कौन हुए? फिलिप। और फिलिप ने किसको शिक्षक नियुक्त किया था सिकंदर महान को पढ़ाने के लिए? तो अभी तुरंत बताएं, वह कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु को सिकंदर का गुरु बनाया गया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की? लिथियम क्या है? लिथियम जिस तरह से अरस्तु ने शुरुआत में एकेडमी खोला था पढ़ाने के लिए, शिक्षण संस्थान, उसी तरह से अरस्तु ने जो अपना शिक्षण संस्थान खोला था उसको क्या कहते हैं? लिथियम कहते हैं। तो लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी? तो वह कौन हो जाएंगे? अरस्तु। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आप अब तक कितने सवाल सही कर पाए हैं ये आप अपने दिल से जरूर पूछिए, और आप कैसा उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके पास होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 ना, कहता है लिथियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया? लिथियम जो अरस्तु का शिक्षण संस्थान था उसमें सबसे अधिक जोर वो किस पर दिए? क्या पढ़ने पर ज्यादा जोर दिए? गणित, ज्यामिति, संगीत कि जीव विज्ञान? ज्यामिति और गणित का अध्ययन ना हो तो एकेडमी में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। यह कौन लिखे थे? तो प्लेटो लिखे थे। लेकिन लिथियम में अरस्तु क्या चाहते थे कि क्या मतलब सबसे ज्यादा जोर किस पर देते थे? अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा जोर किस पर देते थे? तो लिथियम में अरस्तु एक प्राकृत जगह पर, जहां नदी का किनारा है, पर्वतों पहाड़ों है, एक अच्छा सा घंघोर जंगल है, और वहां प्राकृतिक में ज्ञान बटोरने के लिए अरस्तु ने एक शिक्षण संस्थान खोला जिसका नाम क्या था? लिथियम। और अरस्तु ने कहा कि जितना आप प्राकृतिक से सीख सकते हैं सब कुछ अध्ययन करिए। तो सबसे ज्यादा इन्होंने जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान के अध्ययन करने के लिए लोगों को प्रस्तावित किए थे। ठीक है, लोगों को अध्ययन करने पर जोर दिया था। तो लिथियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया था? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जीव विज्ञान। आइए क्वेश्चन नंबर 15। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है। अरस्तु का प्रसिद्ध कृति का मतलब अरस्तु का कौन सा लिखा हुआ ज्यादा है? तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ें कि लॉज और स्टेटमेंट प्लेटो का लिखा हुआ है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? अरस्तु का सबसे अच्छा पुस्तक कौन सा है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु ने अपने सारे मन का बात इसी पुस्तक में लिखी थी, पॉलिटिक्स। ठीक है, अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति क्या था? तो अ से अरस्तु, है ना। तो कौन सा होगा? अरस्तु ने अग्नात्मक विधि अपनाया था। ठीक है, तो अग्नात्मक विधि, निग्नात्मक प्लेटो अपनाए थे। ठीक है, तो अ से अरस्तु, अ से उद्मनात्मक, यही पद्धति उन्होंने अपनाया था। ठीक, कहीं कहीं उद्मनात्मक दिया है, अग्नात्मक पद्धति भी इसको लिखा हुआ रहेगा। अ से अरस्तु और अ से अग्नात्मक पद्धति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक है। संविधानों को वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक कौन हो जाएंगे? तो संविधान को सबसे पहले अलग थलग करने वाला, यानी अलग थलग नहीं कहिए, संविधान को और राजनीतिक विज्ञान को क्रमिक ज्ञान में बांटने वाला वह व्यक्ति कौन थे? अरस्तु, है ना। तो संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे।
समय के दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्राकृतिक की दृष्टि से राज्य पहले है, यह कथन किसका है? अरस्तु जो है वो कहते हैं कि राज्य पहले है ना, और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति या परिवार क्या है, बाद में है। समय की दृष्टि से परिवार पहले है ना, लेकिन प्राकृतिक की दृष्टि से राज्य पहले है। यह बात कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह बात कहने वाला व्यक्ति प्लेटो है, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। यानी 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है? अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है? राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य विविधता में एकता है। तो अरस्तु ने के लक्षण नहीं है बताना है, तो राज्य का शोषण यंत्र, राज्य शोषण का यंत्र है, ये तो कोई वर्ड नहीं बोलेगा, है ना। तो यही नहीं है बताना है आपको। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, सही बात है। राज्य विविधता में एकता है, सही बात है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, सही बात है। राज्य शोषण करने का यंत्र, शोषण करने का मशीन नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है और प्रश्न भी गलत में पूछ रहा है, यानी 19 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है, मतलब राज्य में सिर्फ जीवन व्यतीत करना ही उचित नहीं है, उत्तम जीवन के लिए यह कथन किसके लिए है? यानी यह बात कौन बोले थे कि राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है वरम उत्तम जीवन के लिए है, माने खाली जीवन नहीं जी रहे, उससे भी अच्छा जीवन जीने के लिए किसकी जरूरत है? तो यह कथन कहने वाला व्यक्ति कौन होंगे? कार्ल मार्क्स, रूसो, अरस्तु कि मैकियावेली? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये वाली बात उत्तम जीवन जीने के लिए कौन बोले हैं? आंसर हमारा कौन सा सही हो जाना चाहिए, है ना? अरस्तु। कौन? अरस्तु ये बात बोले थे। कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह कथन किसका है? कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह कथन किसका है? अरस्तु का। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अरस्तु कहते हैं कि जब तक आदमी के पास विवेक नहीं है तो वह दास है और दास से परिवार का एक सदस्य है, लेकिन जीवन उपरांत और उसके बच्चे दास का बेटा दास होगा, यह सही बात नहीं है। दास तब तक है जब तक उसके पास विवेक नहीं है, जब उसको विवेक आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो वह दास नहीं रहेगा और उसको दास रखना जरूरी नहीं है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 22। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता? अरस्तु कहते हैं कि महिला, है ना, मजदूर और श्रमिक माने कारीगर, ये सभी जो है नागरिक नहीं हो सकते, है ना। तो कारीगर दिया हुआ है ऑप्शन में, मजदूर हुआ दिया हुआ है, स्त्री, ये सभी को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरस्तु कहते हैं कि ये सभी नागरिक जो है, ये सभी जो है कर्म करने वाले, यह राज्य का नागरिक नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज प्लेटो ने दिया था कि नाई जो ठाकुर हैं, बढ़ई और 3 लोगों को उन्होंने कहा था कि ये राजा बनने के लायक नहीं है ना। नाई और ठाकुर, नाई ठाकुर हो गया, और एक 3 लोगों को ये कहते हैं कि आप क्या करने का लायक नहीं है? राजा बनने का लायक नहीं है। कौन कहते हैं? प्लेटो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अरस्तु का विचार नहीं है, अरस्तु का विचार नहीं है, कानून का सर्वोच्चता, दासता प्राकृतिक है, दार्शनिक शासन का धारणा की वितरणात्मक न्याय।
अरस्तु का विचार नहीं है, माने अरस्तु किस पर विचार नहीं करते हैं? तो कानून की सर्वोच्चता नहीं, इनका तो ये विचार है। दार्शनिक शासक की धारणा वितरणात्मक न्याय या दास्ता प्राकृतिक है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वह नेगेटिव है, और नेगेटिव में ही यह अरस्तु से कौन मेल नहीं खाता उसका आपको आंसर देना है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो दार्शनिक का जो बात करने वाला व्यक्ति थे, दार्शनिक शासक के बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्लेटो, है ना। अरस्तु कहते हैं कि कानून सर्वोच्च है, दास्ता प्राकृतिक है ना, और ये आज्ञात्मक पत्ति का भी और वितरण न्याय का भी बात करते हैं। ये तीनों बात करते हैं अरस्तु, लेकिन दार्शनिक राजा की बात अरस्तु नहीं करते हैं। दार्शनिक राजा की बात करने वाला व्यक्ति कौन है? प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा होना चाहिए 35 वर्ष के बाद 15 साल उनको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए सिर्फ दार्शनिक राजा होने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24। अरस्तु निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं है? अरस्तु किसका समर्थक नहीं है, है ना? पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, दार्शनिक राजा का शासन, या इनमें से सभी? अरस्तु किसका समर्थक नहीं है? तो अरस्तु कहते हैं कि पत्नी आप रख सकते हैं, पत्नियों का साम्यवाद हो सकते हैं, संपत्ति भी आपके पास होना चाहिए, दार्शनिक राजा का शासन का बात तो अरस्तु नहीं करते, है ना। इनमें से सभी, तो हमारा आंसर 24 का कौन हो जाना चाहिए? सी। कौन सा? सी, है ना। 24 का आंसर कौन सा होगा? तो 24 का आंसर हमारा होगा सी, ठीक है। अरस्तु निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं है? तो दार्शनिक राजा के शासन का समर्थक नहीं है, ठीक है। ऐसे हाँ सी ही होगा ना। अरस्तु निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 25। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों से होता है? अरस्तु के अनुसार राज्य का सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 25। तो दार्शनिक राजा सामाजिक संगठन की बात 6 वर्गों से करते हैं। कितने से? 6 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है, अरस्तु के अनुसार क्रांति कहां हो सकता है? कब क्रांति का रूप ले सकता है? संविधान में परिवर्तन के बाद, सशस्त्र विरोध के बाद, रक्तपूर्ण परिवर्तन के बाद, कि सैनिक क्रांति के बाद? तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है, मतलब लड़ाई होने का अर्थ है क्या? तो संविधान में जब परिवर्तन होगा, है ना, तो क्या हो सकते हैं? क्रांति का रूप हो सकता है। तो हमारा 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। आइए 27। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल्य कारण है भय, स्वार्थ, निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र की असमानता की भावना। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल्य कारण भय नहीं हो सकता, स्वार्थ नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि अगर लोगों को असमान की भावना से देखा जाए तो यह क्रांति का मूल कारण हो सकता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या था? असमानता। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28। कहता है परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाने वाला विचारक है। मतलब परिवार जो है जीवन का प्रथम पाठशाला है, आज भी हम लोग कहते हैं, और ये बात 2400 साल पहले कहा गया है ना। तो ये बात कौन कहे हैं? परिवार जो है जीवन का प्रथम पाठशाला है, ये बात कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ये बात कहने वाले प्रथम व्यक्ति अरस्तु हो जाएंगे ना। आइए दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला विचारक कौन है? तो दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला विचारक कौन है? अरस्तु, ठीक है। अभी तुरंत बताएं कि ये कहते हैं कि जिंदगी भर एक व्यक्ति को दास नहीं रखा जा सकता, जब उसको विवेक आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो उसको दास से मुक्त कर देना चाहिए। और दास एक परिवार का हिस्सा है।
वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? तो वितरणात्मक न्याय का विचार किनका हो जाएगा? अरस्तू का। ठीक है, आइए, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। अब हम लोग प्लेटो का भी कुछ प्रश्न कर लिए, अरस्तु का भी कर लिए, अब हम लोग थोड़ा कार्ल मार्क्स को देखते हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि समाज में ऊंचे व्यक्ति जो हैं, अमीर व्यक्ति हैं, वो गरीब को क्या करते हैं? शोषण करते हैं। और ये ज्यादा प्रभाव उनको किससे हुआ था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो इनको ज्यादा इफेक्ट डालता है ना। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है? इंडिविजुअल कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक है ना। आइए, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकवाद का अर्थ है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकवाद का अर्थ है राज्य पर एक वर्ग प्रभुत्व का उदय जारी, सभी वर्ग विशेष सुविधाओं तथा राज्य का निराकरण, सरकार पर जनसमाज का सर्वाधिकारी नियंत्रण की समस्त समाज में प्रतिनिधि के रूप में राज्य का रूपांतरण। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हमारे ख्याल से वर्ग प्रभुत्व का उदय, समस्त समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य का रूपांतरण, यानी ऑप्शन इसका 32 का डी हो जाएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 देखते हैं। सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता तथा गुणवत्ता स्थापना हेतु हड़तालों की भूमिका का दृष्टिकोण का समर्थक था। सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता और गुणवत्ता स्थापन के लिए हड़तालों की भूमिका का समर्थक कौन हो जाएंगे? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, यानी 33 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है। मार्क्स जो है वर्गहीन समाज चाहते हैं, ये इसका क्या अभिप्राय है? तो एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, एक जाति विहीन समाज हो कि जनजातीय समाज हो, कौन सा हो जाएगा? 34 है ना। तो 34 का आंसर कौन सा होगा? 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी है ना। एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, कौन सा हो जाएगा? एक समाज जिसमें सभी वर्ग, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। 35 मार्क्सवाद के अनुसार प्राकृतिक और समाज में परिवर्तन परिणाम है किसका? आंतरिक विरोधाभास का, बाह्य प्रेरणा का, बाह्य प्रेरणा और आंतरिक विरोधाभास दोनों का, कि न बाह्य प्रेरणा और न ही आंतरिक विरोधाभास का। मार्क्स के अनुसार प्राकृतिक और समाज में परिवर्तन का परिणाम है, तो वह किसका है? आंतरिक विरोधाभास का। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंतरिक विरोधाभास का ही परिवर्तन का, है ना, परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, अगर एक समाज में सबको अगर अलग अलग असमानता के नजर से ना देखा जाए तो शायद परिवर्तन और इसका करने का कोई चांस नहीं होगा, है ना। आइए 36। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि अनंतः इतिहास विनिश्चित होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि अंततः इतिहास विनिश्चित होता है। आपूर्ति और मांग के नियमों से, उत्पादन के संबंधों से, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की शक्तियों से, उत्पादन की रीति से। इतिहास आर्थिक व्याख्या का तात्पर्य यह है कि उत्पादन के संबंधों से हो जाएगा ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्पादों के संबंध से। आइए क्वेश्चन नंबर 37। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह मत है। साम्राज्यवाद है ना, पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह कथन किसका हो जाएगा? व्यक्तिवादियों का, फासिस्टों का, कल्पना लोकी समाजवादियों का,
कि मार्क्सवादियों का, तो कौन सा हो जाएगा? साम्राज्यवाद पूंजीवाद, पूंजीवाद की बात करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मार्क्सवाद ना, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मार्क्सवादियों का। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? तो कौन सा जाएगा? सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मार्क्सवादी समाजवाद ना, यानी 38 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब सभी व्यक्ति को एक वर्ग में लाया जाए, है ना, सभी व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, वर्ग अंतर विरोधी मिटा दिया जाए। यानी वो चाहते थे कि वर्ग का जो छोटा बड़ा अमीर गरीब का जो मैटर है यह मिटा दिया जाए तो शायद समानता मिल जाएगा। यह कहनाम किसका है? मार्क्स का। आइए क्वेश्चन नंबर 40। जनतंत्रीय समाजवाद का और मार्क्सवादी समाज एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कि आर्थिक समानता पर, है ना। तो 40 का आंसर हमारे ख्याल से जनतंत्रीय समाजवाद, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 40 का? तो 40 का आंसर जो है वह डी सही होना चाहिए कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर ये दोनों का अलग अलग विचार है ना। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। आइए क्वेश्चन नंबर 41। मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? वह दार्शनिक परिवार में हुआ था, मजदूर परिवार में हुआ था, कि वकील परिवार में हुआ था, कि शिक्षक परिवार में हुआ था? तो मार्क्स का जो जन्म था, मार्क्स की कहानी हम लोग सुने थे कि इनके पिता जो हैं एक वकील हैं और इनको अपना धर्म चेंज करना पड़ा था, ठीक है। तो ये उनके जो पिता थे वे क्या थे? वकील थे। तो कैसे परिवार में जन्म हुआ था? तो वकील परिवार में जन्म हुआ था। आइए, किसके शोध प्रबंध का विषय था डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरस की प्राकृतिक दर्शनों में भेद? किसके शोध प्रबंध का विषय था कि डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरियस की प्रकृति? हेगल का, अरस्तु का, कार्ल मार्क्स का, कि हेरल्ड लस्की का? तो इसका आंसर हमारे कौन हो जाएंगे? डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरियस की प्राकृतिक है, ये आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। आइए क्वेश्चन नंबर 43। मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्रदान की गई थी? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में दी गई थी? बोन में, येन में, कि बर्लिन में, कि लंदन में? लंदन में तो इनका जो है अभी भी क्या बोलते हैं समाधि है ना। और ये बोन में जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई लिए थे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बताइए? मार्क्स ने डॉक्टरेट की विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, तो वह कौन से? येन से लिए थे ना। कौन सा? एन विश्वविद्यालय में इनको यह उपाधि दिया गया था। राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख किस विषय पर प्रकाशित हुआ? मार्क्स के पास कुछ नहीं था एक कलम के सिवाय, और इनका जो दोस्त थे वो फ्रेडरिक एंगल थे, जो पूरे जीवन उपरांत दोनों में कृष्ण सुदामा की जोड़ी रहा है ना। तो राइन समाचार पत्र मार्क्स में लेख का किस विषय पर प्रकाशित हुआ? तो वो जब भी लिखते थे तो पूंजीवादियों का आलोचना करते थे,
किनका? पूंजीवादियों का। अमीर वर्गों का आलोचना करते थे कि आपके पास जो संपत्ति है उस शोषण के कारण है, न कि आपका कमाया हुआ। तो किसके विषय पर था? पूंजीवाद को लेकर के। ठीक, आते हैं 45। अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय क्या है? दंड नीति, अर्थनीति, लोक नीति कि आर्थिक चिंतन? कौन सा सही हो जाएगा? अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन जो है वह क्या है? दंड नीति। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र निम्नांकित से संबंधित महान रचना है। कौन सा? वित्तीय प्रशासन, राजनीति और शासन कला कि वित्तीय प्रबंध की बजट? तो कौन सा हो जाएगा? राजनीति और शासन कला। अर्थशास्त्र का संबंधित महान रचना कौन सा है? राजनीतिक और शासन का कला। आते हैं, ये क्वेश्चन किससे जा रहा है? सब कौटिल्य से होते हुए जा रहा है। ठीक, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था? राजतंत्र का, लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष तंत्र का कि अभिजात तंत्र का? तो कौटिल्य जो है वो चाहते थे कि लोकतंत्र हो, है ना? तो कौन सा आंसर इसका सही जाएगा? बताइए। कौटिल्य जो है लोकतंत्र की व्यवस्था चाहते थे, तो हम बोलेंगे कि नहीं, है ना? प्लेटो लोकतंत्र चाहते थे? नहीं। अरस्तु चाहते थे? नहीं। तो कौटिल्य भी उस समय का ही विचारक है, लेकिन ये भारतीय हैं। तो कौटिल्य कैसा शासन व्यवस्था चाहते थे? राजतंत्र। और कौटिल्य किसके गुरु रहे हैं? विष्णुगुप्त। तो ये रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का ना। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन से हो जाएंगे? कौटिल्य। 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, है ना? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक है कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। 49, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 7 कि 8? तो कौटिल्य के अनुसार जो है दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कितने प्रकार का? 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 49 का? ए, है ना? पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाला राजा का कौटिल्य ने क्या कहा है? पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाला राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? पाशनिग्रह, आक्रांत की आक्रांतसार की बीजिगिसु? ये सप्तांग सिद्धांत का है और इसमें से प्रश्न आपसे रहेंगे, मतलब रहेंगे कौटिल्य से। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 50 का? पचास का आंसर कौन सा सही होगा? तो 50 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बीजू गिसु ना। और क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 51। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल कहलाता है?